हेलो एवरीवन। इस वीडियो में टिस्नेट में आज तक जितने भी परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के चैप्टर से क्वेश्चंस आए उनको बारी बारी से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग ईयर वाइज ब्रेकअप देखते हैं। 2020 में एक क्वेश्चन आया था, 2016 में एक था, 2014 में 4 था। अब हर एक ईयर तो क्वेश्चन नहीं आया, जैसे 2021 में एक भी क्वेश्चन नहीं दिख रहा आपको, 20 में नहीं दिख रहा। यहाँ से देखो काफ़ी लंबा गैप है, राइट। लेकिन अब देखो एक ही ईयर में चार चार क्वेश्चन भी याद रखे हैं, तो आपको एक चैप्टर छोड़ना नहीं है, ठीक है। कोई भी चैप्टर आप छोड़ के मत जाओ एग्जाम में। और पीएनसी के क्वेश्चन ऐसे भी काफ़ी स्कोरिंग होते हैं अगर आपको बेसिक कंसेप्ट पता हो तो, लेकिन अगर आप छोड़ के चले जाओगे तो काफ़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। आप चाहो तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। टीसनेट का एक सेपरेट ग्रुप है, सीमेट का एक सेपरेट ग्रुप है, इसका पीडीएफ भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा। और साथ ही हम लोग रेगुलर क्विजेस भी कंडक्ट कराते रहते हैं। जीके हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, वोकैब हो गया, आई पे हो गया। सो आपको काफ़ी एडवांटेज मिलेगा अगर आप हमारा ग्रुप ज्वाइन करते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो सबसे पहले देखते हैं टिस्नेट 2020 में, इसी साल का क्वेश्चन आया हुआ है 2022 में। हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 3। अब ये पर से पीएनसी का क्वेश्चन तो नहीं है, ये सिंपल एपी का सम है एक तरह से। तो इसमें क्या कह रहा है कि ऐसे कितने 2 डिजिट के नंबर हैं जो 3 से डिविजिबल हैं। सबसे छोटा 2 डिजिट का नंबर कौन सा होगा जो 3 से डिविजिबल होगा? 12 होगा, राइट। 10 सबसे छोटा 2 डिजिट का नंबर है, लेकिन 10 डिविजिबल नहीं है, 3 से 11 भी नहीं है। 12 से स्टार्ट करते हैं। सबसे बड़ा कौन सा होगा 2 डिजिट का नंबर? 99 होगा, राइट। तो अब आपको बस यहाँ से यहाँ तक का देख लेना कि कितने ऐसे नंबर से। तो देखो ये हर एक 3-3 के गैप पे आएगा, राइट। 12, 15, 18 इस टाइप से आएगा ये। तो एपी का नंबर ऑफ टर्म्स क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म्स अगर आपको एपी निकालना है तो आप हमेशा ऐसा कर सकते हो, लास्ट टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटाओ, डिवाइड बाई कॉमन डिफरेंस, फिर एक जोड़ दो, यानी कि 99 माइनस 12। कॉमन डिफरेंस कितने होगा? 3-3 का अंतर होगा, 3। अब +1 करना जरूरी है, इसको छोड़ना मत। तो यहाँ से हो गया 87/3 + 1, दैट वुड बी 29 + 1, दैट वुड बी इक्वल टू 30। तो ये हो जाएगा आपका ए, यही आपका आंसर है। इसको हाईलाइट कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन हाउ मेनी वेज 9 फ्रेंड्स आलोक, बादल, कैरल, डोरथी, इमिली, फ्रैंक, गोविंद, हरीश एंड इंदिवार भी डिवाइडेड इक्वली इनटू 3 ग्रुप्स। अब देखो नाम का तो इससे कोई खास मतलब है नहीं यहाँ पे, ठीक है। पर्सन्स जब भी बोलता है तो हमेशा डिफरेंट ही होगा, डिस्टिंक्ट ही होगा, राइट। तो बस यहाँ क्या करना है, 9 डिस्टिंक्ट पर्सन्स को आपको 3 ग्रुप में बांटना है। तो पहले इसका डिवीजन और डिस्ट्रीब्यूशन का बेसिक कंसेप्ट समझ लेते हैं पीएनसी में, उसके बाद मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। सबसे पहले सपोज आपके पास कह लो 4 टॉफीज हैं आपके पास, ठीक है। और चारों टॉफीज अलग हैं, उसको मैं नाम देता हूँ T1, T2, T3 और T4। अब मैं अगर आपको इसको कहूँ कि आपको इसको 2 ग्रुप में डिवाइड करना है, ठीक है, 2-2 के 2 ग्रुप में, 2 और 2, तो आप कैसे इसको डिवाइड करोगे? T1, T2, T3, T4, T1, T3, T2, T4, T1, T4, T2, T3, T2, T3, T1, T4, T2, T4, T1, T3, T3, T4 और T1, T2, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे तो जैसे इसको लो, आप इस डिवीजन को लो और इसको लो, इन दोनों में आपको एक कॉमन चीज दिख रही होगी। दोनों में कुछ भी अंतर नहीं, बस देखो क्या हुआ, ये वाला चीज इधर चला गया, ठीक है। T1, T2 अब इधर आ गया और T3, T4 इधर आ गया। अब यहाँ पे ध्यान से समझने वाली बात यह है कि क्या इन दोनों में कुछ अंतर है? पहले मैं T1, T2 को चुनूं और बाद में T3, T4 को चुनूं, इसका जस्ट रिवर्स केस, पहले मैं T3, T4 को चुनूं, बाद में T1, T2 को चुनूं। कोई अंतर है क्या दोनों में? दोनों में ऑर्डर कोई मतलब रखता है क्या? नहीं रखता, राइट। सपोज ऐसा केस होता, यहाँ पे 2 पर्सन होते, कह लो राम और श्याम। मुझे क्या करना होता, इस 4 टॉफी को 2 ग्रुप में बांटने के बाद इन दोनों को देना होता, ठीक है, दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करना होता। तो इस केस में मैं क्या करता, T1, T2 राम को देता और T3, T4 टॉफी श्याम को देता। इस केस में क्या होता, T3, T4 में राम को देता और T1, T2 श्याम को देता। क्या ये दोनों केस अलग हैं? बिल्कुल अलग हैं, क्योंकि राम को इस केस में T1, T2 टॉफी मिला है और इस केस में T3, T4 मिला है। श्याम को इस केस में T3, T4 मिला है, इसमें T1, T2 मिला है। दोनों में साफ साफ अंतर है। तो अगर आप
डिवीजन को अगर आप कह लो कोई डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं उसको बांट रहे हो किसी में, तब तो अंतर है, तब तो ऑर्डर मैटर करेगा, क्योंकि वो पर्सन को मिलेगा, राइट। राम को कुछ मिला इस केस में, राम को T1 T2 मिला, इसमें T3 T4 मिला है, तो दोनों में आसमान जमीन का अंतर है। लेकिन अगर आप इसको बांट नहीं रहे हो किसी में, आप बस उसको ग्रुप में बांट के छोड़ दे रहे हो, तो फिर क्या मतलब है ऑर्डर का? कोई मतलब नहीं। पहले T1 T2 चुन लूँ, उसके बाद T3 T4 चुनूँ, उसके जस्ट मैं उल्टा कर लूँ, पहले T3 T4 चुन लूँ, बाद में T1 T2 चुनूँ, कोई मतलब ही नहीं। मुझे तो बस बांट के इसको रख देना है, मुझे बस इस ग्रुप को बांटना है T1 T2 और यहाँ पे रख देना है दो ग्रुप में। ये ग्रुप 1 हो गया, ये ग्रुप 2 हो गया। कोई इसको किसी को देना तो है नहीं मुझे कि अंतर होगा। तो ये केस और ये केस दोनों अलग नहीं है, बेसिकली दोनों सेम है, ठीक है। इसी तरीके से ये T1 T3, ये T1 T3 और T2 T4, हाँ ये वाला हो गया। देखो जस्ट उल्टा है, T2 T4 इधर आ गया, T1 T3 इधर चला गया। फिर उसी तरीके से ये वाला T1 T4 इधर चला गया और T2 T3 इधर आ गया। यानी कि ये आपके 6 डिस्ट्रीब्यूशन नहीं थे एक्चुअली, ये आपके 3 ही कह लो, 3 ही डिवीजन थे, ठीक है। ये 6 डिवीजन नहीं थे, 3 डिवीजन थे एक्चुअली। तो आपने क्या किया यहाँ पे 4C2, ठीक है, फिर बचा 2 में से 2 चुन लिया। लेकिन ये आपका आंसर नहीं होगा, इसमें आपको 2 फैक्टोरियल से डिवाइड भी करना होगा। क्यों ऐसा करना पड़ रहा है आपको? क्योंकि आपके पास 2 इक्वल थे, ठीक है, आपने 2 का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किया। अच्छा, इसके ऐसा केस दूसरे केस में आ सकता है क्या? सपोज कह लो मुझे 5 टॉपिक होते और इधर 2 का ग्रुप और 3 का ग्रुप, तो ऐसा नौबत आ सकता है क्या? कभी नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इधर तो 3 का है, राइट। इधर ऐसा केस कभी नहीं आएगा कि ये वाला उठ के इधर आ जाए, क्योंकि इधर तो 2 ही मुझे डालना है। तो ये केस तभी होगा जब आपको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करोगे, तब आपको ये प्रॉब्लम होगी, ठीक है। उस केस में आप क्या करोगे, ओवर काउंट कर रहे हो, जितना आपका आंसर आना चाहिए उससे आप ज्यादा आंसर ला दे रहे हो। इसलिए आपको फैक्टोरियल से डिवाइड करना होगा जितनी बार आपका ग्रुप रिपीट हुआ है। जैसे 2 का ग्रुप 2 बार रिपीट हुआ है तो 2 फैक्टोरियल से। सपोज 6 टॉपिक होता, उसको मुझे 3 में बांटना, ऐसे होता 6 में 2 2 2, तो मैं जो भी आंसर आता उसमें फिर मैं कितने ग्रुप में कितनी बार रिपीट हुआ है ग्रुप, 1 2 3, तो 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करता है, ठीक है। सिमिलर नंबर ऑफ आइटम्स के ग्रुप जितने बार रिपीट हुए उतने के फैक्टोरियल से आपको डिवाइड करना होगा, क्योंकि आप उसको ओवर काउंट कर रहे हो, ठीक है। इस केस में जैसे कह लो T1 T2 T3 T4 T5 T6, 6 वाले में, तो क्या होता है एक केस ये T5 T6 यहाँ आ जाता, फिर T1 T2 यहाँ आ जाता, T3 T4 यहाँ आता दोनों, लेकिन जबकि फिर भी सेम ही होते, राइट। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। अब इस क्वेश्चन के आंसर पे हम लोग आ सकते हैं, ठीक है। इतना मैंने आपको समझा दिया। अब इसमें क्या करना है आपको, 9 है, 9 फ्रेंड्स है, इसको 3 ग्रुप में बांटना है। 9 का 3 3 3, तो आप क्या करोगे 9 में से 3 चुन लो, बचा कितना 6 में से 3 चुन लो, फिर बचा कितना 3 में से 3 चुन लो। लेकिन चूंकि ये 3 ग्रुप हैं और तीनों में नंबर ऑफ आइटम सेम है, 3 का ही है, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ओवर काउंट का सिचुएशन आएगा। तो कितनी बार रिपीट हुआ, 3 बार, तो 3 फैक्टोरियल से डिवाइड भी करना है, ठीक। अब इसको आप सॉल्व करोगे क्या आएगा 9 फैक्टोरियल। अब इसको आप करोगे तो 9 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, इस टाइप से आएगा, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा आपका आंसर 9 फैक्टोरियल को आप इसको सॉल्व कर लो, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 5 4 3 2 1। 3 फैक्टोरियल 6 होता है, तो 6 गुना 6 गुना 6 4 बार, राइट। अच्छा 3 गुना 2 से 6, एक 6 को काट देते हैं, ये 6 एक काट देते हैं। फिर और क्या कैसे कर सकते हो, और आप ऐसे कर सकते हो 9 और 4 अगर करोगे तो 36 होगा, राइट। तो 9 और 4 को उड़ा दो, 6 इंटू 6, तो आपका आंसर हो जाएगा 8 इंटू 7 इंटू 5, 8 इंटू 7 इंटू 5, तो 56 इंटू 5, दैट विल बी 280। आपका आंसर आ जाएगा 280। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो कोई भी जैसे आइटम्स है, सपोज यहाँ पे कह लो आपके पास 5 आइटम होता, ठीक है, इसको आपको 2 और 3 के ग्रुप में बांटना होता, तो आप क्या करते हैं 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, इस टाइप से करते हैं। जैसे यहाँ पे 9 था तो 9 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। अब जब सेम आ गए तब जाके जितना आइटम वो रिपीट हुआ, जितनी बार वो ग्रुप रिपीट हुआ सेम नंबर ऑफ आइटम्स का, उतने से डिवाइड करते हैं। यहाँ पे नहीं करते, क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो दोनों में, एक में 2 आइटम एक में 3 आइटम, तो ऐसा सिचुएशन आएगा नहीं कभी, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा होता सपोज 8 रहता, तो 2 सपोज रहता कि 2 के 4 ग्रुप में बांटो, तो आप इसका आंसर कैसे लिखते, 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, कितनी बार 4 ग्रुप है तो 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल 4 बार आएगा। अच्छा अब क्या हुआ कि 2 का आइटम का 4 बार रिपीट हुआ है, तो आप क्या करते हैं इसमें 4 फैक्टोरियल से फिर डिवाइड करते हैं,
ठीक है, बस ऐसे करना होता है डिवीजन में। अच्छा, यहाँ पे एक और केस आता है डिस्ट्रीब्यूशन का, जो मैं पहले बता रहा था। सपोज इस केस में ही करते, 8 वाले में ही आपने कर दिया 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल और 4 इंटू 4 फैक्टोरियल, राइट। अब कहता है कि ये जो दो का ग्रुप तुमने बनाया 4 लोगों में बांट दो, 4 पर्सन है उसमें बांट दो। तो फिर क्या करते हैं आप 4 फैक्टोरियल से गुना करते हैं। क्यों? क्योंकि आप इसको अरेंज करोगे फिर से, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर डिस्ट्रीब्यूट करना होगा तो लास्ट में फिर उसको अरेंज भी करना होता है, उससे मल्टीप्लाई करोगे। जितने लोगों में बांटना है उसने फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सीधा सीधा डिवीजन था, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं था, ये ध्यान रखना, ठीक है। ठीक है, तो काफी डिस्कस कर लिया हम लोगों ने इस क्वेश्चन में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन हाउ मेनी बेस कैन 4 पीपल बी सीटेड एट अ सर्कुलर डाइनिंग टेबल? टीसनेट 2014 का क्वेश्चन है। अब इसके आंसर मैं आपको एक लाइन में बता सकता हूँ, लेकिन इसको भी पहले अच्छे से डिस्कस करते हैं, समझते हैं, ठीक है। सर्कुलर परमुटेशन को अच्छे से समझते हैं, कंसेप्चुअली समझना पहले जरूरी है। अब देखो सर्कुलर में और लीनियर में क्या अंतर होता है। सबसे पहले लीनियर देखते हैं। सपोज 4 हैं, यहाँ पे 4 सीट्स हैं। यहाँ पे आपको 4 लोगों को बिठाना है। कह लो यहाँ पे 4 पर्सन है, P1 P2 P3 P4। लीनियर में क्या होता है कि ये वाला सीट जो है, ये जो सीट है और कोई भी सीट है, सपोज कह लो चारों जो सीट्स हैं, इस सीट को आप इस सीट से अंतर कर सकते हो। आप कह सकते हो कि ये लेफ्ट मोस्ट सीट है, राइट। ये मेरा लेफ्ट मोस्ट सीट है। इसको कह सकते हो सेकेंड सीट फ्रॉम लेफ्ट, इसको कह सकते हो थर्ड सीट फ्रॉम लेफ्ट, इसको कह सकते हो फोर्थ सीट फ्रॉम लेफ्ट या फर्स्ट सीट फ्रॉम राइट। यानी कि आप हर एक सीट में अंतर बता सकते हो लीनियर में। लेकिन अब इसी में देखो ये बेसिक डिफरेंस क्या होता है। सर्कुलर पे आते हैं। सपोज यहाँ पे 4 सीट्स हैं और इसमें कुछ भी और कंडीशन नहीं दिया है कि इस सीट का कलर ग्रीन है, इसका ब्लू है, या इसका नंबर क्या है 1 है, इसका नंबर 2 है 3। मतलब बस आपको 4 सीट देके छोड़ दिया। आप अब क्या आप इसमें अंतर कर सकते हो? कुछ आप इसमें ऐसा कर सकते हो, जैसे लीनियर में तो आपने कह दिया कि ये लेफ्ट से पहला है, इसको कह दिया राइट से पहला है। इसमें ऐसा कर सकते हो क्या आप बता सकते हो कि इस सीट में और इस सीट में क्या अंतर है? आप बता सकते हो कि इस सीट और इस सीट में क्या अंतर है, इस सीट और इस सीट में क्या अंतर है? चारों के चारों सीट्स एक्चुअली अभी इस सिनेरियो में इक्विवेलेंट है, सेम है। ऑल 4 सीट्स आर सेम। इन चारों सीट में कोई भी अंतर नहीं, क्योंकि आपको कोई फीचर ही नहीं पता है इसका कि जिससे कि आप इन चारों में कोई अंतर ढूंढ सको अभी के सिचुएशन से, ठीक है। ये बहुत बड़ा डिफरेंस होता है लीनियर और सर्कुलर में। ये लीनियर में ऐसा है और सर्कुलर में ऐसा है, ठीक है। लीनियर वर्सेस सर्कुलर, ये बेसिक कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। अब क्या करते हैं हम लोग, अब पर्सन के हिसाब से सोचते हैं। अब सपोज मुझे इसमें पर्सन को बिठाना है, ठीक है। तो सपोज मैं P1 यहाँ पे बिठाता हूँ, तो इसके लिए कितने तरीके होंगे यहाँ पे बिठाने के? तो यहाँ पे देखो आप चारों सीट में कुछ भी अंतर नहीं। मैं इसको यहाँ बिठाऊं, यहाँ बिठाऊं, यहाँ बिठाऊं, बात तो बराबर है। कहीं भी बिठा दो, इन चारों में उसको अंतर ही नहीं पता एक्चुअली P1 को, ये P1 या किसी को, इन चारों में किसी को अंतर नहीं पता उसका। तो कहीं भी बिठाओ, पहले पर्सन को बिठाने का सर्कुलर में हमेशा एक तरीका ही हुआ, ये आपको ध्यान रखना। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। लेकिन इसी चीज को अगर आप लीनियर में बिठाने जाते हैं, इन्हीं चारों पर्सन को लीनियर में बिठाने जाते हैं, तो आप पहले इस पर्सन के लिए कहते हैं कि 4 तरीका है मेरे पास, इन चारों में से कोई भी सीट लूंगा, ठीक है। तो मेरे पास 4 तरीके हैं। यहीं पे अंतर आता है लीनियर और सर्कुलर में। सर्कुलर में पहला पर्सन को बिठाने के लिए जब सारी सीट्स खाली हैं और उनमें आप अंतर नहीं कर पा रहे हो, सपोज ऐसा कुछ दिया नहीं क्वेश्चन में कि उनका कलर अलग है या उनका नंबरिंग किया हुआ है, जो कि जनरली नहीं दिया रहता है, ठीक है, वो एक स्पेशल केस होगा। अब इसमें भी देखो एट सर्कुलर टेबल कुछ भी आपको दिया है, इसमें नहीं दिया है, बस सर्कुलर डाइनिंग टेबल में 4 सीट बता के आपको छोड़ दिया, ठीक है। 4 पर्सन को बिठाना ऐसा बोल दिया, तो पहले पर्सन के लिए हमेशा एक तरीका होगा इसमें। अब सपोज आपने एक पर्सन को बिठा दिया, यहाँ पे आप ध्यान से समझना। सपोज इसमें से मैं किसी को बिठा देता हूँ, सपोज P3 को ही बिठा देता हूँ और बाकी 3 सीट्स हैं। बचा आपके पास कौन कौन? P1 बचा, P2 बचा, P4 बचा। अब आप इनमें से सपोज मैं किसी और को बिठाने जा रहा हूँ, ठीक है। अब सपोज मैं P2 को लेता हूँ बिठाने के लिए, तो आप सोचो कि क्या P2 जब यहाँ पे बैठने आएगा तो उसको इन तीनों सीट्स जो बची हुई खाली सीट्स हैं इनमें उसको अंतर पता चलेगा क्या? उसको अंतर पता चलेगा। क्यों पता चलेगा? अब देखो इस सीट को मैं क्या कह सकता हूँ, इस सीट को मैं कह सकता हूँ कि ये P3 का इमीडिएट लेफ्ट है, ठीक है, इमीडिएट लेफ्ट है। या इसको मैं कह सकता हूँ फर्स्ट फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ P3। इस सीट को मैं कह सकता हूँ सेकेंड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ P3 या सेकेंड इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ P3। इसको मैं कह सकता हूँ फर्स्ट सीट फ्रॉम द राइट ऑफ P3। यानी कि एक पर्सन को बिठाने से ही आपका सारा का सारा सिचुएशन है चेंज हो गया है। यहाँ पे आप इन चारों सीट में कुछ भी अंतर नहीं पता कर पा रहे थे, नो डिफरेंस बिटवीन द सीट्स।
यहाँ पे एक पर्सन को बिठाने से ही आपको बाकी जितने भी सीट्स हैं सब में आपको अंतर पता चल गया, राइट। आपको ऑल सीट्स आर डिस्टिंग्विशेबल, सारे सीट्स में आप अंतर पता कर सकते हो। यही यहाँ पे सबसे बड़ा दोनों में बेसिक डिफरेंस है। ऐसा क्यों हुआ, अगर आप ध्यान से देखो तो ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ कि इस केस में आपके पास कोई भी रेफरेंस पॉइंट नहीं था, नो रेफरेंस। आपको पता ही नहीं था कि मैं इस सीट को भाई किसके तुलना में क्या कहूँ, इस सीट को मैं किसके, इसके पास कोई रेफरेंस ही नहीं है, इस सीट को मैं किसके तुलना में क्या कहूँ, सब तो बराबर ही दिख रहे हैं सर्कुलर में। लेकिन यहाँ पे जैसे ही आपने एक आदमी को बिठा दिया, किसी को बिठा दो, P4 को बिठा दो, P1 को बिठा दो, P2 को बिठा, किसी को बिठा, जैसे मैंने यहाँ पे P3 बिठाया, एक पर्सन के बैठने से सारा गेम चेंज हो गया, राइट। क्योंकि अब मैं इस सीट को पहचान कर पा रहा हूँ, मेरे पास एक रेफरेंस पॉइंट है जो कि ये P3, ये मेरा एक रेफरेंस पॉइंट है। अब मैं हर एक सीट का पोजीशन इसके रेफरेंस में बता सकता हूँ। यहाँ ये सीट इमीडिएट लेफ्ट टू P3 है, या ये सीट फर्स्ट फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ P3 है। तो सारे सीट्स में के बीच में मैं अंतर कर सकता हूँ। अंतर करने से क्या फायदा होगा कि अब अंतर करने से क्या होगा कि ये तीन सीट हैं और 3 पर्सन है, तीनों को अंतर पता, यानी ये लीनियर में कन्वर्ट हो गया। अब आपके पास 3 फैक्टोरियल वेज आ गए, ठीक है। तो जैसे ही आपको अंतर पता चल गया, आप इसको ऐसे लिख सकते हो नोट करके, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सर्कुलर में। इसका मैं कलर चेंज कर देता हूं। वंस द फर्स्ट, कह लो फर्स्ट सीट इज ऑक्युपाइड, in circular कह लो, टेबल कह लो, आपका जो परमुटेशन है वो सर्कुलर से चेंज हो जाता है लीनियर में, ठीक है। आपका सारा कंडीशन सर्कुलर का अब लीनियर की तरह ट्रीट होने लगेगा। यानी जैसे ही आपने एक पर्सन को बिठाया, इसको तो एक तरीके से बिठा दिया आपने, ठीक है, एक वे, लेकिन बाकी अब ये तीनों को आप 3 फैक्टोरियल भी जैसे आप लीनियर से बिठाते थे उसी तरीके से बिठाओगे, तो ये बहुत बड़ा अंतर आ जाता है, ठीक है। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसका सॉल्यूशन सिंपल है। पहले पर्सन को आपने बिठाया एक तरीके से, ठीक है, किसी को भी बिठा दो, बाकी अब बचे 3 पर्सन 3 सीट, उसको अब वो लीनियर की तरह ट्रीट होगा। तो लीनियर की तरह ट्रीट होगा क्या होगा, 3 फैक्टोरियल, तो 1 × 3 फैक्टोरियल 6 तरीका, ठीक है। अब इतना करने की जरूरत नहीं थी, इतना मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए किया है, ठीक है। इसका आंसर, इसका एक जनरलाइज रिजल्ट होता है, वो क्या होता है कि अगर आप n है तो n-1 फैक्टोरियल, n डिस्टिंक्ट होना चाहिए, n-1 फैक्टोरियल बेस से आप उसको बिठा सकते हो सर्कुलर में, ठीक है। n अगर डिस्टिंक्ट है तो n डिस्टिंक्ट पर्सन को n सीट्स पे आपको n-1 फैक्टोरियल की तरह से बिठाना है। तो यहाँ पे आंसर आप सीधे कर सकते थे कि 4 लोगों को बिठाना है तो भाई 4-1 फैक्टोरियल कर दो, 3 फैक्टोरियल, दैट विल बी योर 6, ठीक है। लेकिन ये पूरा मैंने आपको समझाया अच्छे से सर्कुलर में। बहुत लोग सिर्फ इसको रट लेते हैं कि n-1 फैक्टोरियल, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है ये समझना ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। तो आई होप आपको ये काफ़ी हेल्प करेगा आगे जाके। सर्कुलर का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप कंसेप्चुअली काफ़ी इनेबल रहो, ठीक है। काफ़ी डिस्कस कर लिया हम लोगों ने इसमें, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अगेन टीसनेट 2014 का क्वेश्चन है, यूजिंग डिजिट्स 5, 3, 2, 1 विदाउट रिपीटिशन हाउ मेनी ऑड नंबर्स कैन बी मेड। अब 4 डिजिट का नंबर होगा, इसमें आपको ऑड बनाना है, राइट। तो ऑड के लिए आप देखो जो राइट मोस्ट डिजिट है या यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है, क्या आप यहाँ पे 2 रख सकते हो, नहीं रख सकते। आप यहाँ पे 1 रखोगे, 3 रखोगे, 5 रखोगे, 2 आप नहीं रख सकते, ठीक है। इसके नंबर ऑफ वेज कितने होंगे, तो यहाँ पे 3 तरीका हो गया आपके पास। अब क्या होगा, इसमें से किसी एक को तो आप रखोगे, ठीक है। सपोज आपने 3 रखा, तो 3 को जैसे ही आपने रखा तो 3 तो खत्म हो गया आपके पास, तो आपके पास 3 ऑप्शन और बचे, 5, 2, 1। अब तो इन तीनों जगह पर आप कुछ भी रख सकते हो। तो यहाँ पे आप रखोगे फिर से 3 वेज, यहाँ पे रखने के आपके पास फिर से 3 ऑप्शन है, राइट। यहाँ पे एक और घटा दो, 2 वेज, और यहाँ पे 1, ठीक है। ये घटता चला जाएगा, लेकिन यहाँ पे 3 आ गया, ध्यान रखना। लोग यहाँ पे 3 के बाद यहाँ 2 कर देंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। यहाँ पे भी 3 ऑप्शन है, यहाँ पे 1 गया, लेकिन बाकी फिर आप सारे रख सकते हो, ये ध्यान देना। तो आपका आंसर कितना जाएगा, 1 × 2 × 3 × 3, दैट वुड बी 18। आपका ए आंसर हो गया, राइट। इसको हाईलाइट कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगेन टीसनेट 2014 का, यूजिंग डिजिट्स 5, 6, 5, 4, 3, 2, 1 विदाउट रिपीटेशन हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन वन मेक। अब इसमें बस पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में बस सिंपल सा एक अंतर है कि उसमें 4 के चारों डिजिट्स का हम लोग एक बार में यूज कर रहे थे, राइट। 4 डिजिट दिया हुआ था, 4 डिजिट का नंबर बना रहे थे। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपके पास 6 डिजिट का ऑप्शन है, लेकिन आपको 3 ही डिजिट का नंबर बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 3 डिजिट का ही आपको बनाना है। अब यहाँ पे देखो कुछ भी कंडीशन नहीं कि ऑड इवन कुछ भी ऐसा नहीं है, राइट। तो अब इसको आप सिंपल से कर सकते हो। यहाँ पे आपके पास 6 तरीके हैं,
रिपीटिशन बोला है नहीं है, ठीक है। सपोज आपने 6 यूज कर लिया, कोई भी एक डिजिट यूज कर लिया, सपोज 4 यूज किया यहाँ पे, सपोज मैं यहाँ पे 4 देता हूँ, ठीक है। तो इसको मैं 4 को अब यहाँ पे नहीं लिख सकता, यहाँ पे फिर 3 दिया तो अब फिर 4 और 3 को यहाँ पे नहीं लिख सकता, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा कि एक एक ऑप्शन घटता चलेगा। तो यहाँ पे अगर 6 तरीके ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, इन 6 में से कोई भी चुन लो, तो यहाँ पे आपके पास एक घट जाएगा, 5 ऑप्शन ही बचेगा, ठीक है। यहाँ पे आपके पास एक और घट जाए, इन दोनों को घटा दो तो 4 ऑप्शन बचेगा, 4 वेज बचेंगे, सबको गुना कर दो, ठीक है। 6 × 5 × 4 दैट वुड बी 120। आप इतने नंबर बना सकते हो, ठीक है। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है लेकिन सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन है अभी तक का, ठीक है। तो एग्जाम सेटर क्या होता है, बहुत बार जानबूझ के बड़ा क्वेश्चन देता है डराने के लिए लोग, ताकि लोग छोड़ दें। ऐसा गलती आपको नहीं करना है, ठीक है। आपको कम से कम एक बार क्वेश्चन पढ़ना है, उसके बाद डिसाइड करना है कि हाँ ये ज़्यादा टाइम लेगा कि नहीं लेगा। वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन, आप पढ़ोगे तो उसी टाइम आपको पता चल जाएगा। इसमें क्या कर रहा है, एमए एजुकेशन स्टूडेंट्स हैं, उनको एक पेडागोगी कोर्स चुनना है 3 ऑप्शन में, मैथमेटिक्स, साइंस और लैंग्वेज में से, और एक थीमेटिक कोर्स चुनना है लीडरशिप और सोशल जस्टिस में से, और बाकी कंपलसरी कोर्स है। तो कह रहा है हाउ मेनी डिफरेंट वेज हैं ऑप्शनल कोर्सेज के, कितने कम्बिनेशन बना सकते हो। तो इसमें क्या काफ़ी ईजी है। इसमें कह रहा है आपके पास पेडागोगी का है और थीमेटिक का है, ये ऑप्शनल वाले हैं, ठीक है। इसके 3 ऑप्शन है आपके पास अवेलेबल, इसके 2 ऑप्शन है, और तो कितने तरीके होंगे, 3 × 2 होगा, 6 होगा, ठीक है। वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन था ये, लेकिन बड़ा सा काफ़ी देखने में। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अच्छा, ये मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, ऐड क्यों नहीं कर रही है, तो आपको पता ही होगा मेरे ख्याल से। देखो, एक बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग होता है, राइट। उसमें क्या होता है, ये मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूँ। बाकी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा परम्यूटेशन कम्बिनेशन के थ्योरी पे, पूरा यूट्यूब पे ही आएगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, सपोज आपके पास 2 जॉब दिया होता है, J1 और J2 कह लो, ठीक है। और एक टास्क है T1, जिसको आपको T है कह लो, ये T टास्क है, ठीक है। ये जो मेन टास्क है आपको कंप्लीट करना है। अगर वो टास्क या तो मैं J1 करूं या और J2 करूं, दोनों में से किसी एक को भी करूं तो भी वो अगर टास्क मेरा पूरा हो जाए तो उस केस में ऐड करेंगे, ठीक है। लेकिन इस टास्क T को कंप्लीट करने के लिए मेरा दोनों जॉब पूरा होना चाहिए, इसको भी पूरा करना होगा और इसको भी करना होगा, यानी एंड का सेंस होगा, तो हम हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या था, मेरा ऑप्शनल कोर्स चुनने का कॉम्बिनेशन तभी पूरा होगा जब मैं इसमें से भी चुनूं और इसमें से भी चुनूं, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि मैं सिर्फ पेडागोगी चुन के छोड़ दूं और कहूं कि नहीं मेरा तो ऑप्शनल कोर्सेज चुनने का काम पूरा हो गया, नहीं हुआ ना। मुझे ऑप्शनल कोर्सेज पूरा करने का काम तभी पूरा होगा जब मैं इससे भी एक चुनूं, इससे भी एक चुनूं, ठीक है। तब जाके मेरा काम पूरा माना जाएगा। तो इसीलिए मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा, ऐड नहीं करूंगा, ठीक है। तो ये बेसिक सा डिफरेंस है। आप क्वेश्चन पढ़ोगे, आप अपना कॉमन सेंस लगाओगे, आपको हमेशा पता चल जाएगा कि आपको ऐड करना है कि मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। बस ये ध्यान रखना है कि जो टुकड़ों में काम है, जो 2 काम जो भी आप देख रहे हो, क्या उन दोनों का होना जरूरी है मेरे ओवरऑल जो मेरा मेन ऑब्जेक्टिव है उसको पूरा करने के लिए। अगर हाँ तो आपको मल्टीप्लाई करना है। अगर वो जो दोनों या जो टुकड़े में जो काम है, जैसे यहाँ पे पेडागोगी एक था, ये था थीमेटिक था, ठीक है। अगर उन दोनों में से कोई एक भी काम मैं करता हूँ, इंडिविजुअली कोई भी करता हूँ और मेरा ओवरऑल जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो जाता है, तो मुझे बस जोड़ना है उनको, ठीक है। सबका इंडिविजुअल तरीके पता करके जोड़ देना है, तो मेरा काम हो जाएगा। तो यही दोनों में डिफरेंस है बेसिक सा, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो हमने सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए। आई थिंक टोटल 7 क्वेश्चंस थे, आई थिंक टोटल अराउंड 6 to 7 क्वेश्चन थे मेरे ख्याल से, ठीक है। और मैंने काफ़ी डिटेल से एक्सप्लेन किया है, ताकि सिर्फ क्वेश्चन ऐसा ना हो कि आपको, मैं श्योर हूँ कि आपको कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा अगर आपने वीडियो को पूरा देखा है, अच्छे से देखा है तो, ठीक है। नहीं तो मैं चाहता तो सिर्फ क्वेश्चन के सॉल्यूशन भी करके छोड़ सकता था। जैसे सर्कुलर बताता तो n-1 फैक्टोरियल करके बताता और 4-1 3 फैक्टोरियल बता के आपको 6 करके आंसर छोड़ देता, लेकिन मैं चाह रहा था कि मैं कुछ क्वेश्चन के माध्यम से आपको थ्योरी भी बता सकूँ, ठीक है। इसलिए मैंने काफ़ी डेप्थ में एक्सप्लेन किया जितना हो सकता है, ठीक है। तो इसका PDF आपको मिल जाएगा, जो भी मैंने एनोटेट किया, इसलिए मैंने काफ़ी अच्छे से इसको एनोटेट किया है और हाईलाइट भी किया है। सेम PDF मैं डाल दूंगा अपने टेलीग्राम ग्रुप पे। आप चाहो तो हमारे दोनों टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, आपको काफ़ी एडवांटेज होगा। हम लोग रेगुलर बेसिस पे क्विज कंडक्ट कराते ही रहते हैं, ठीक है, ठीक है। तो आई होप आपका काफ़ी अच्छा लर्निंग रहा होगा, ठीक है। आप चाहो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू।